Assalamu alaikum. This is International Islamic University Schools, Sahiwal. How are you, grade pre-9th? I hope you all are doing well. This is your chemistry lesson. Today we are going to start our second unit, which is atomic structure. The topic would be structure of an atom and discovery of electrons. But first of all, there are some instructions to be followed. Keep your book, notebook and stationery with you. Prepare classwork page with today's date, day and add margin lines, and don't forget to write index. Listen to the teacher attentively and follow as he or she directs you. Listen to the lesson in pause and follow accordingly. For better understanding, listen the lesson again and again. And finally, if you find any difficulty, you can ask the questions through WhatsApp after attending the whole lesson. Okay, atomic structure. Let's begin with introduction of atomic structure. Everything around you, the air, water, and your body, is made of atoms. An atom is the smallest unit of matter that retains the properties of an element. Though incredibly tiny, atoms have a rich inner structure. ओके ग्रेड प्री नाइन्थ हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं एयर वाटर हमारी बॉडी या जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं जिन चीज़ों के बारे में हम सुनते हैं हर चीज़ एटम से मिलके बनी है चाहे कोई बहुत बड़ी चीज़ आप देखते हो या किसी चीज़ बड़ी चीज़ के बारे में आप सुनते हो या कोई बहुत छोटी से छोटी चीज़ ही क्यों ना हो whether it is living things or non-living thing it is made up of an atom. एटम की डेफिनेशन क्या है एटम इज एन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट लास्ट चैप्टर में जो हमने एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें जो एलिमेंट था उस एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है या जिसको फंडामेंटल यूनिट भी हम कहते हैं वो ये एटम होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट किसी भी मैटर का सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो एटम कहलाता है जो कि एक एलिमेंट की पूरी प्रॉपर्टीज को रिटेन करता है एटम इतना छोटा होता है कि इसको देखने के लिए साइंटिस्ट पता नहीं कितने सालों तक अलग अलग किस्म के एक्सपेरिमेंट्स या अलग अलग डिस्कवरीज करते रहे थे इतना छोटा साइज होने के बावजूद भी एटम का जो इनर स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही कम्प्लेक्स होता है और उसमें उसके कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं स्ट्रक्चर की अगर बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल इनसाइड एन एटम डायग्राम पे अगर आप लोग बच्चों गौर करो तो सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है न्यूक्लियस प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रिलेटिव मास न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर जो एटम का ब्रेन कंसीडर किया जाता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस न्यूक्लियस इज कंसीडर्ड एज द ब्रेन ऑफ एन एटम न्यूक्लियस के अंदर एटम की दो चीजें पाई जाती हैं जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल भी कहते हैं जो कि एटम की डिस्कवरी के बाद डिस्कवर हुए थे जिसमें एक न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है ये एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं बेसिकली एटम के अंदर तीन ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं हैवी पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रोटेट करते रहते हैं इस एटम को और न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने के लिए Nucleus packed at the center contain proton positive charge and neutron neutral charge. It holds nearly all the atom's mass. न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियस एटम के सेंटर में मौजूद होता है जिसमें प्रोटॉन्स होते हैं प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स होते हैं जिन पे कोई चार्ज मौजूद नहीं होता एटम का ओवरऑल जो वजन होता है वो इस न्यूक्लियस का ही होता है मीन अगर हम 100% मास की बात करें तो 100% में से ऑलमोस्ट 99% 98% जो वेट होता है एटम का या मास होता है एटम का वो इस न्यूक्लियस की वजह से होता है क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दे बोथ आर हैवी पार्टिकल्स
द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड मीन कि जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तमाम इलेक्ट्रॉन्स मिलके जब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व होते हैं, रोटेट होते हैं, तो जिस तरह एक क्लाउड फॉर्मेशन हो जाती है, एक इरेगुलर शेप का क्लाउड सा बन जाता है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक इरेगुलर सा पैटर्न बना लेते हैं, या समटाइम्स रेगुलर पैटर्न भी बना लेते हैं। Electrons have negative charge, orbit the nucleus in energy levels. They are so light their mass is considered negligible. जिस तरह प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स जैसे हम फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स कंसीडर कर लें कि डिफरेंट रूम्स जैसे हम कहते हैं, एक रूम, दूसरा रूम, तीसरा रूम, इस तरह न्यूक्लियस के सराउंडिंग में डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, इनके डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जो कि डिफरेंट शेप्स में या डिफरेंट डायरेक्शंस में हमेशा रोटेट करके इस न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करते रहते हैं। जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैवी पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये लाइट पार्टिकल्स होते हैं, और इनका वजन इतना लाइट होता है कि समटाइम्स ये बिल्कुल किसी कैलकुलेशंस में भी नहीं आते। ओके, रियल लाइफ एग्जांपल इसकी है, नियॉन लाइट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी एक्साइट्स इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन दे फॉल बैक दे रिलीज लाइट। जो नियॉन लाइट्स आप देखते हो, जो कलरफुल लाइट्स हम लगाते हैं, ये नियॉन लाइट्स, इसमें जो कलरफुल लाइट्स जलती हैं या ये कलरफुल ग्लो करती हैं, उसकी रीज़न ये होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास होती है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं, मीन के वो उनकी जो मूवमेंट होती है वो नॉर्मल से ज़्यादा स्पीड हो जाती है। जब स्पीड होती है तो देन दे व्हेन दे फॉल बैक दे रिलीज लाइट, और जब ये स्पीड से मूव करते हुए पीछे की जानिब बैक मूव करते हैं तो ये लाइट को रिलीज करते हैं, जो कि हमें कलरफुल नज़र आती है। Okay, let's talk about discovery of an electron. How were electrons discovered? Electrons किस तरह डिस्कवर हुए थे? सबसे पहले एटम डिस्कवर हुआ था। एटम डिस्कवर होने के बाद काफी अरसे तक साइंटिस्ट का या केमिस्ट का या जिन्होंने डिस्कवर किया था, उनका ये मानना था कि एटम एक ऐसा पार्टिकल है जो इनडिविजिबल है, मीन के इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये खुद इतना छोटा है तो इसके अंदर कोई ऐसा पार्टिकल मौजूद नहीं होगा। बाद में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में ये जाहिर हुआ कि एटम में कुछ और पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं, तो उन पार्टिकल्स को वेरीफाई करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ओके, in 1897 British physicist J.J. Thomson used a cathode ray tube to prove atoms contain even smaller particles. 1897 में एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट था जिसका नाम था जे जे थॉमसन। उसने एक कैथोड रे ट्यूब यूज की, एक इंस्ट्रूमेंट था जो कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा, ये वाला, ये सारा सेटअप, ये सारा इंस्ट्रूमेंट, इसको कहते हैं कैथोड रे ट्यूब। जे जे थॉमसन ने इस कैथोड रे ट्यूब का यूज करते हुए ये प्रूव किया था कि एटम के अंदर कुछ और छोटे पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं। द सेटअप, a sealed glass tube with a positive and negative electrode filled with gas at low pressure. अब इस कैथोड रे ट्यूब में एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज और एक एंड पे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड मौजूद है, मीन की इलेक्ट्रिसिटी जो इसमें से पास होगी, एक साइड पर नेगेटिव चार्ज होगा और एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज। और इसके अंदर जो ग्रीन कलर आपको नजर आ रहा है, ये सारा फिल्ड ग्रीन कलर, ये इसमें एक गैस यूज किया गया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ था, दी ऑब्जर्वेशन। पहले जे जे थॉमसन ने सेटअप किया था इस अपरेटस को, नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दे दिए, फिर उसमें गैस फिल किया, फिर उसने ऑब्जर्वेशन की। क्या ऑब्जर्वेशन हुई थी? अ ग्लोइंग बीम ट्रेवल्ड फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव प्लेट एंड बेंट टुवर्ड द पॉजिटिव साइड। जब इसने ये सारे सेटअप के बाद इसमें से इलेक्ट्रिसिटी का पास करवाया तो इसने ऑब्जर्व किया कि एक ग्लोइंग बीम, जैसे यहाँ पे आपको सेंटर में नजर आ रहा होगा, यहाँ पे ये एक ग्लो सा प्रोड्यूस हो रहा है। इसने ये ग्लो नोटिस किया था, ये ग्लो नेगेटिव से ट्रेवल कर रहा था, नेगेटिव इलेक्ट्रोड जहाँ पे था
वहां से ट्रेवल कर रहा है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और पॉजिटिव साइड की तरफ ये बेंड हो रहा था। ये इसकी ऑब्जर्वेशन थी जब इसने इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास किया कैथोड रे ट्यूब से। इस ऑब्जर्वेशन के बाद जे थॉमसन किस कंक्लूजन पर पहुंचा? द बीम वाज मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स लेटर नेम्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसके कंक्लूजन ये थी कि जो बीम प्रोड्यूस हुआ था, जो ग्लो इसमें प्रोड्यूस हुआ था कैथोड रे ट्यूब में, उसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स थे, और बाद में मजीद कंफर्मेशन के बाद या मजीद कुछ डिस्कवरीज के बाद इन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को नेम मिल गया था इलेक्ट्रॉन्स का। यह था एक शॉर्ट सा ब्रीफ कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्कवर किए थे जे थॉमसन ने। नेक्स्ट आर की कॉन्सेप्ट्स, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ओके, दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि एटम के पास तीन चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब सारा एटम इन तीन चीजों से मिलके बना होता है, तो इन तीन चीजों में से अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, जस्ट इलेक्ट्रॉन की बात करें या जस्ट प्रोटॉन की बात करें, बाकी चीज़ों को हम काउंट ना करें, तो जस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन की हम बात करते हैं, तो किसी भी एटम के जब आप नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं, इट्स मीन कि आप उसके एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हो। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस डिफाइन द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट, उसके एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, चाहे वो एक प्रोटॉन हो, चाहे वो 100 प्रोटॉन हो, जितने भी प्रोटॉन होंगे एक एटम के अंदर, उस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम कहते हैं दिस इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एटम। जैसे फॉर एग्जांपल एक एटम है, उसके न्यूक्लियस में 75 प्रोटॉन्स मौजूद है, तो हम ये कहेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर इस एटम का जो है वो 75 है। नेक्स्ट इज मास नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A. Mass number is the number of proton plus neutron is called mass number. मीन के हम पूरे न्यूक्लियस को ही काउंट कर रहे हैं, पूरे न्यूक्लियस को हम वेट कर रहे हैं। न्यूक्लियस में दो ही चीज़ें हमने पढ़ा होती हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। आप जब इन दोनों के नंबर्स को काउंट करोगे तो वो कहलाता है मास नंबर। जस्ट प्रोटॉन की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो जो नंबर आएगा वो कहलाएगा mass number. Next is neutral atom. Protons plus electron net charge is 0. एटम न्यूट्रल कब बनता है? न्यूट्रल मीन जब एटम पर ना पॉजिटिव चार्ज हो ना नेगेटिव चार्ज हो। हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अब एटम में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स भी हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी हैं, इट्स मीन कि एटम पे इन दोनों में से कोई एक चार्ज होना चाहिए। पर एटम नेचुरली तौर पर न्यूट्रल होता है, मीन उस पर किसी किस्म का कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। उसके रीज़न क्या है कि एक नॉर्मल एटम के पास जितने प्रोटॉन होंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, इक्वल चार्जेस एक दूसरे को कट आउट कर देते हैं। तो एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं बचता, ना पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। तो ऐसे एटम को हम कहते हैं न्यूट्रल एटम। इन केस के अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में डिफरेंस आ जाता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर ज़्यादा हैं इलेक्ट्रॉन से, तो एटम न्यूट्रल नहीं रहेगा, उसके ऊपर प्रोटॉन का चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब उसको हम एटम नहीं कहेंगे, वो बन जाएगा आपका आयन, पॉजिटिव चार्ज आयन। या फिर प्रोटॉन्स से इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ज़्यादा हो जाते हैं तो एटम के ऊपर पॉजिटिव के बजाय इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तब भी हम उसको कहेंगे आयन पर नेगेटिव चार्ज आयन। एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज आयन, पॉजिटिव चार्ज आएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होने की वजह से तो पॉजिटिव चार्ज आयन। और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होंगे तो एटम न्यूट्रल एटम कहलाएगा। एग्जाम्पल है कार्बन एटम की। कार्बन एटम के पास 6 प्रोटॉन होते हैं, मीन के एटॉमिक नंबर 6। 6 ही कार्बन के पास न्यूट्रॉन होते हैं, एटॉमिक मास इसका
कार्बन का एटॉमिक मास बन जाएगा 12, नॉट 6, यहाँ पे आएगा 12। कार्बन का एटॉमिक मास या फिर मास नंबर जो है वो 12 होगा और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होगा। 6 क्यों? क्योंकि कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स होते हैं। और मास नंबर 12 क्यों? क्योंकि हम इस 6 को इस 6 के साथ प्लस कर देंगे। 6 + 6 = 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो आंसर आ रहा है 12। तो ये 12 जो है ये क्या है? इस कार्बन का मास नंबर है। और 6 ही इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास होते हैं। इट्स मीन कि कार्बन इसके पॉजिटिव चार्ज को और इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को, मीन अब इस वक्त इसके पास 6 नेगेटिव चार्जेस हैं और 6 कार्बन के पास पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो ईच पॉजिटिव एंड ईच नेगेटिव चार्ज कैंसल्स ईच अदर, जिसके बाद ना पॉजिटिव बचता है ना नेगेटिव बचता है। न्यूट्रॉन वैसे ही न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव एक दूसरे को जब कैंसिल करते हैं तो कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता, कार्बन इस तरह न्यूट्रल रहता है। पर इन केस के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 7 हो जाते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 ही रहते हैं तो कार्बन के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव का, क्योंकि एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है। या फिर इलेक्ट्रॉन्स 7 हो जाते हैं और प्रोटॉन 6 ही रहते हैं तब कार्बन के ऊपर चार्ज आ जाएगा माइनस का इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि अब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास आ चुका है। उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के माइनस चार्ज को ख़त्म करने के लिए पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो वो माइनस चार्ज कार्बन के ऊपर आ जाएगा। How our understanding evolved. History of science. Each scientist built on earlier discovery to refine the atomic model. अब हर साइंटिस्ट ने स्टूडेंट्स डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स डिफरेंट डिस्कवरीज या डिफरेंट जो हैं वो एफर्ट्स किए थे इस एटम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स हासिल करने की या ज़्यादा से ज़्यादा इसको डिस्कवर करने की। फर्स्ट हमारे पास जो साइंटिस्ट है वो है डाल्टन। 1803 में इसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिसमें इसने ये बताया कि एटम्स आर सॉलिड इनडिविजिबल स्फीयर्स लाइक बिलियर्ड बॉल्स। डाल्टन का ये मानना था कि एटम सॉलिड होते हैं, इनडिविजिबल होते हैं, मीन उसके अंदर एटम के अंदर कोई ऐसा पार्टिकल नहीं जिसको आप डिवाइड कर सको। ये गोल शेप के होते हैं जिस तरह हमारे पास टेनिस बॉल या फिर छोटे छोटे बॉल्स होते हैं। ये डाल्टन की थ्योरी थी। नेक्स्ट उसके बाद 1897 में एक और साइंटिस्ट थॉमसन, इसने डाल्टन की ही थ्योरी को मज़ीद आगे कंटिन्यू रखा और इसकी डिस्कवरी ये थी। थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्रपोज द प्लम पुडिंग मॉडल। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए, जे थॉमसन ने, और इसने ये बताया कि एक एटम का मॉडल इस तरह होता है जैसे एक केक का या फिर एक पुडिंग वगैरह का मॉडल होता है कि सेंटर में वो सारा जिस तरह आपका जेलीस वगैरह होती हैं और उसके साइडों पर क्रीम्स वगैरह होती हैं, तो इस तरह इसने इसको डिस्क्राइब किया था कि एटम सेम इसी तरह होता है कि सेंटर में न्यूक्लियस और उसके सराउंडिंग में सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट था रदरफोर्ड। 1911 में he used gold foil experiment revealed a tiny dense nucleus was discovered by रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था एक पतली सी गोल्ड फॉइल के एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल करते हुए। वो एक्सपेरिमेंट क्या था वो हम आगे इसी चैप्टर में डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। एंड एट लास्ट बोहर 1913 बोहर डिस्कवर दैट इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल्ड इन फिक्स एनर्जी लेवल अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है कि किस तरह एक इलेक्ट्रॉन अपने एक स्पेसिफिक एरिया में एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल में रोटेट करता है और वो वहाँ से बाहर उसको अलाउ नहीं है रोटेट करना, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बोहर ने डिस्कवर की थी 1913 में। तो अब हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट 4 साइंटिस्ट हैं। डाल्टन जिसने एटम डिस्कवर किया था, फिर थॉमसन जिसने
डिस्कवर्ड एटम के बारे में ये बताया कि वो ना सिर्फ इंडिविजुअल है बल्कि उसके अंदर कुछ और पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। फिर रदरफोर्ड, जिसने मज़ीद एक्सपेरिमेंट को आगे कंटिन्यू रखते हुए न्यूक्लियस डिस्कवर किया। और एट लास्ट बोहर ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी डिस्कवर्ड हो चुके थे थॉमसन के थ्रू, वो इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से रोटेट नहीं करते न्यूक्लियस के आसपास, बल्कि वो एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल या एक फिक्स्ड एरिया में रिवॉल्व करते हैं। ये था स्टूडेंट्स आपका आज का टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये 3 टॉपिक आज हमने बेसिक इनके जो नॉलेज है वो हमने पढ़ी है। आज की जो आपकी असाइनमेंट है या होमवर्क है, फर्स्ट है ड्रॉ अ हीलियम एटम, ड्रॉ एंड लेबल द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मार्क प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विद देयर चार्जेस। आपने एक एटम का स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें आपने डायग्राम बनाना है एटम का, जिसमें आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को प्रॉपरली मेंशन करना है। उसके बाद जो थॉमसन एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा, जिसमें थॉमसन ने कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट किया था, आपने उसको कैथोड रे के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो उसने कंक्लूजन किया था, जो उसने ऑब्जर्वेशन की या जो उसने सेटअप किया था, वो सारा आपने याद करना है। या इसके बारे में मज़ीद आप अगर डिस्कवरी करना चाहो या मज़ीद इसकी कुछ रिसर्च भी आप कर सकते हो। एट लास्ट आपने एटॉमिक नंबर और मास नंबर को लाजमी याद रखना है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। इसकी डेफिनेशंस आपने याद भी करनी है और अपनी नोटबुक्स पे विद एग्जांपल्स लिखनी भी हैं। ये आपकी डायरी है। That was all for your today's lesson. We will meet in our next lesson. Till then, take care and Allah Hafiz.